अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले कुछ डेफिनेशंस है वो हमें पढ़ना लाजमी है। तो वो इसके लिए आप पेज नंबर 3 पर जाएंगे अपनी बुक के 9th क्लास के। बेसिकली हम 9th क्लास को मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मैथ की बुक ओपन करेंगे 9th क्लास की, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। इसकी डेफिनेशन पर आप मार्क कर लीजिएगा साथ के साथ। आ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 to 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। और मैट्रिक्स को लिखने का तरीका जो है वो ये है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके अंदर जो है वो रेक्टेंगुलर अरे वाली चीज़ें लिखनी है, जैसे 1 3 4 2 7 2 0। सिमिलरली 0 1 3 4 इज अनदर मैट्रिक्स। तो इसको आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर के ये होती क्या है। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। इसमें था रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। क्या मतलब होता है इसका? अरेंजमेंट्स होता है इसका मतलब। और रेक्टेंगुलर अरे की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से जो भी चीज़ लिखी होगी वो हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे होगी, एक अरेंजमेंट के तहत उसको लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ था कि इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, कि इसको क्लोज किया जाए स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो अगर मैं इसको जो लिखूँ 1 2 3 एक रेक्टेंगुलर अरे को लिख के उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दूँ तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, और ये इसकी एक एग्जांपल है, आप इसे एग्जांपल के तौर पर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद आपने पेज नंबर 3 पे ही फर्दर जो है वो चीज़ें पढ़नी है, जैसे रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रो क्या होती है एंड कॉलम क्या होते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। तो इसके जो पेज नंबर 4 पे आएंगे फर्दर, तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे मिलेगा ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 3 5 4 2 1 -1 R1 R2 और R3 से इसको रोज़ को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रोज़ होती हैं, और वर्टिकली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास कॉलम होती हैं। b इज इक्वल्स टू 2 0 3 3 1 2 5 -1 और 1, इसको नाम दिया हुआ है C1 C2 और C3 का। ये सारे के सारे कॉलम्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टली होती हैं उसको हम रोज़ बोलते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो आइए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रोज़ की बात थी। तो रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं। जितनी भी हॉरिजॉन्टल चीज़ें होती हैं वो हमारे पास रोज़ होती हैं, मतलब कि इस तरीके वाली जो चीज़ें होती हैं जो लेटी हुई होती है इस साइड से, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल चीज़ें होती हैं वो हमारे पास रोज़ होंगी। जैसे 1 2 3 ये हमारे पास एक रो है और इसको डिनोट किया जाता है R1 से। उसी तरीके से यहाँ पे कॉलम है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम्स, और कॉलम्स को वर्टिकल तरीके से, वर्टिकल मतलब कि जो इस तरीके से खड़े हों, इस तरीके से जो खड़े होंगे वो हमारे पास कॉलम्स होंगे। जैसे 1 2 3 ये जो है ये हमारे पास C1 से डिनोट किया जाता है और ये एक कॉलम है। तो इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स का हमें पता चल जाएगा कि रो कौन से होते हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। उसके बाद जो है पेज नंबर 4 पे ही आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज एंड N कॉलम्स देन M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M by N। फॉर एग्जांपल M इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3 1 0 2 is of order 2 by 3 since it has 2 rows and 3 columns, whereas the matrix N is equals to square bracket 1 2 3 -1 1 0 2 3 7 is a 3 by 3 matrix and P is equals to 3 2 5 is a matrix of order 1 by 3। तो ये इसकी कुछ 3 एग्जांपल्स थी और डेफिनेशन थी द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम से लेके M by N तक। उसके बाद फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ये तीनों इसकी एग्जांपल्स थी। इसको किस तरीके से फाइंड करना है तो आइए फर्दर हम सीखते हैं। एक बार इसमें और नोटिस कर लें कि रोज को M से डिनोट किया जाता है और कॉलम्स को N से डिनोट किया जाता है, मतलब कि जितनी भी हॉरिजॉन्टली चीज़ें होंगी उसको M से डिनोट किया जाएगा, वर्टिकल चीज़ें होंगी उनको N से डिनोट किया जाएगा। तो आइए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझना है, तो इसके लिए सभी से पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ब्रैकेट्स में क्लोज, एक अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर है, और इसके अलावा ब्रैकेट्स में क्लोज को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, जो मैंने प्रीवियसली आपको समझा दिया है। अब उसके बाद मैंने आपको रोज़ का भी बताया कि रोज़ जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं और जो कॉलम्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से वर्टिकली। तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को गिनना है हमने। तो यहाँ पे एक रो ये बनी, तो एक रो ये बनी, कितनी टोटल रोज़ होगी? 2 रोज़ होगी, 2। और उसके बाद हमने लिखना है बाय। अब यहाँ पे ऑर्डर में जो रोज़ को डिनोट करने का तरीका है ना, ये सिर्फ एक रो को डिनोट करने का तरीका था R1। अब यहाँ पे रोज़ को जो डिनोट करने का तरीका है वो स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इन जनरल। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो वर्टिकली इस तरीके से देखे जाते हैं। तो 1 2 3
तो जो कॉलम्स है वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। और कॉलम्स को जो डिनोट करने का तरीका है वो n है, तो m/n इन जनरल फॉर्म में इसको देखा जाता है, जनरल फॉर्म में। और जो बाकी ये चीज़ें हैं ये हमारे पास इसका ऑर्डर है, ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर फाइंड करना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में है लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। इसमें यह है कि ए तब तक बी के इक्वल नहीं होगा जब तक ये तो कंडीशन जो नीचे गिवन है इसको फुलफिल नहीं कर देते। तो पहली कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो उसी तरीके से आपने दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर ले लेने हैं, ए का भी और बी का भी। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन है देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी एग्जांपल्स देख ले। पेज नंबर 5 पे वो है a इज इक्वल टू 1 3 -4 2 एंड b इज इक्वल टू 1 -4 2 + 1 4 -2 आर इक्वल मैट्रिसेस। वी सी दैट। अब हमने देखना है कि ये इक्वल किस तरीके से हैं, तो वो मैं आपको फर्दर समझाती हूँ। ये बुक में एग्जांपल गिवन थी इक्वल मैट्रिसेस की, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन किस तरीके से इक्वल हैं। पहले इसकी कंडीशन थी कि द ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ b। पहली कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी कि देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये दो कंडीशंस थी। तो पहली कंडीशंस को हम देख लेते हैं कि पहली कंडीशन किस तरीके से सेटिस्फाई होगी। तो इसका भी ऑर्डर निकाल लेते हैं, इसका भी ऑर्डर निकाल देते हैं, देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर है जी, यहाँ पे आपके लिए बुक में बेसिकली लिखा हुआ है 2 + 1 और यहाँ पे लिखा है 4 - 2। तो इस तरीके से लिख लें या जैसे मैंने लिखा तो वैसे लिख लें, तो एक ही बात है। मैंने आपकी बुक को फॉलो करते हुए ये लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपने इसके ऑर्डर्स देखने हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर देखें, यहाँ पे एक रो, सबसे पहले हम देखते हैं रो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, रो हमारे पास कितनी बन रही है 2 बन रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/। उसके बाद कॉलम्स देखने हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, तो कॉलम 2/2 हो गया इसका ऑर्डर। उसके बाद देखना है हमने ऑर्डर ऑफ बी। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी देखने हैं 2 रो हैं, एक ये रो एक ये रो, तो ये 2 आ जाएगा 2/। कॉलम देखने हैं तो एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, तो 2/2 हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी है। तो इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेटिस्फाई है, एक ही तरीके का है, इक्वल है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब बारी आती है सेकंड कंडीशन की, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरेस्पोंडिंग्स को समझते जाएं कि ये वाली चीज़ है इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाला जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि जो प्लेसेस पे हैं, जो मतलब कि नंबर 1 पे है तो वो इस नंबर 1 के इक्वल होगा, ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी, ये वाली चीज़ इसके और ये वाली चीज़ इसके। तो इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1 है, -4 के इक्वल 3 है, तो यहाँ पे 2 + 1 कर लें तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 4 में से -2 कर ले तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। तो ये हमारे पास इस तरीके से इक्वालिटी होती है। इसके मजीद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं आपकी बुक से एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 पे जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें मैट्रिसेस गिवन है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो वो भी आइए हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में। इसमें फाइंड करना है फाइंड एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ऑर्डर फाइंड करना है इन सब का हमने। तो यहाँ पे ए है सबसे पहले, तो आपको पता है सबसे पहले हम हॉरिजेंटली रोज वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे ये 1 रो, यहाँ पे ये 2nd रो, मतलब कि 2, उसके बाद आता है बाय, और उसके बाद हमने वर्टिकली कॉलम देखने हैं। तो एक ये कॉलम हो गया हमारे पास, ये वाला 1 और ये वाला 2, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 हो गया इसका ऑर्डर। उसके बाद बी वाला है, बी वाले में भी पहले हॉरिजेंटली देखेंगे तो फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, तो यहाँ पे 2/, उसके बाद वर्टिकली कॉलम्स 1 ये और 1 ये, मतलब कि यहाँ पे भी 2/2 इसका ऑर्डर है। उसके बाद सी वाले में देखेंगे हॉरिजेंटली, सबसे पहले तो हॉरिजेंटली देखेंगे तो यहाँ पे एक रो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, और वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, तो 1/2 इसका ऑर्डर होगा। उसके बाद अगर डी वाले में हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें हॉरिजेंटली देखना है कि इसकी रोज़ कौन सी हैं। तो फर्स्ट ये रो, सेकंड ये रो और थर्ड ये रो। तो रो इसमें कितनी होगी 3 होगी, तो 3/। इसका जो वर्टिकली अगर देखें कॉलम्स, तो कॉलम इसका एक ही बन रहा है ये वाला, तो 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। उसके बाद अगर E1 देखें तो ई में हॉरिजेंटली सबसे पहले देखना है, तो एक ये रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो यहाँ पे 3/,
यहाँ पे आप कॉलम्स देखनी है तो एक ये कॉलम आ गया हमारे पास और एक ये कॉलम आ गया, ठीक है। तो मतलब कि 2 कॉलम्स है हमारे पास, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। उसके बाद एफ़ है, तो एफ़ वाले में आपने रोज़ देखनी है, तो रो कितनी है, इसमें 1 बाय, और यहाँ पे अगर कॉलम्स देखें वर्टिकली तो यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो 1/1 इसका ऑर्डर है। उसके बाद जी वाले में अगर देखें तो यहाँ पे रोज़ देखनी है, तो हॉरिजॉन्टली 1 रो, 2 रो और 3 रो, तो रोज़ इसमें 3 है, 3 बाय, और अगर आप वर्टिकली कॉलम्स देखें तो एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, तो 1 2 3 इसमें कॉलम्स हैं, तो 3/3 इसका ऑर्डर है। अब एच वाले का आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब ये सारी मैट्रिक्स दी हुई हैं, अब हमने ढूंढना है कि ए किसके इक्वल है, बी किसके, सी और डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे किस किसके इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम ए का देख लेते हैं। ए है यहाँ पे हमारे पास 3, इक्वल की 2 कंडीशन दी कि उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमने देखनी है हर मैट्रिक्स की, मतलब कि अगर मैं इसको किसी एक रख रही हूँ तो उसका ये दोनों कंडीशन मैंने लाजमी देखनी है। अब ये जो चीज़ है ये इसकी इक्वल है सी के, किस तरीके से, सी है हमारे पास 5 - 2। यहाँ पे अगर मैं इसका ऑर्डर देखूँ तो इसमें रो जो है वो 1 है, अगर इसका कॉलम देखें तो वो भी 1 है, तो 1/1 ए का ऑर्डर हो गया इसका। उसके बाद अगर मैं सी का ऑर्डर देखूँ तो वो भी हमारे पास क्या है, ये एक रो है, यहाँ पे दरमियान में माइनस है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही है वैल्यू, तो यहाँ पे 1 रो बाय, अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो यहाँ पे 1 ही कॉलम है, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन थी कि इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे भी 3 है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये भी 3 है, तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो दैट्स वाई ए इज इक्वल्स टू हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी, तो बी है हमारे पास 3 5। अब मुझे देखना है कि ये किसकी इक्वल है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आई जो है वो इसकी इक्वल है, किस तरीके से अभी बताती हूँ, आई इज इक्वल्स टू 3 + 2। अब यहाँ पे ये देखें कि इनका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे एक रो है बाय, यहाँ पे 1 कॉलम ये और 1 कॉलम ये, मतलब 1/2 इसका ऑर्डर है बी का। अगर मैं इसका देखूँ तो यहाँ पे 1 रो बाय 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब कि ऑर्डर देखना था, तो यहाँ पे 2, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये बनेगा 5, तो यहाँ पे इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू आई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सी, तो सी ए के इक्वल ही होगा, जैसे ए सी के इक्वल था उसी तरीके से सी ए के इक्वल है, तो ये आपको अंडरस्टूड होगा। उसके बाद हमारे पास है डी, तो डी में हमारे पास आता है 5 3। तो अगर मैं इसका देखूं तो यहाँ पे कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है कि जो इसके इक्वल हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ई हमारे पास, तो ई अगर देखें तो 4 6 0 2 है, तो ई जो है वो एच के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 6 0 2 है, इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू एच। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी, जी हमारे पास है जी 3 - 1 3 + 3। अब हमने जी का देखना है कि वो किसके इक्वल है, तो यहाँ पे अगर आप एफ देखें, एफ इज इक्वल्स टू 2 6, ठीक है, तो ये एफ की वैल्यू तो ये थी। अब मैं इसका ऑर्डर पहले चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देखना है, तो 2 रो है इसकी, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बाय। अब वर्टिकली देखेंगे इसका कॉलम, अब ये देखें कि ये जो चीज़ है ये एक वैल्यू है 3 - 1 और ये भी एक है, तो इसके कॉलम कितने हुए, एक हुआ, 2/1 इसका ऑर्डर है। इसी तरीके से इधर 2 रोज हैं बाय और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर सेम है। अब उसके बाद इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं 3 में से 1 माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है। उसके बाद 3 + 3 कर दूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये दोनों भी सेम है। तो इस तरीके से जी इज इक्वल्स टू एफ हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास जी हो गया एच ई के इक्वल है, जैसे ई एच के इक्वल था उसी तरीके से एच भी ई के इक्वल है। उसके बाद है आई मेरे पास, अब मैंने आई को जो इक्वल किया था वो बी के इक्वल किया था, इसी तरीके से आई जो है वो बी जो है आई के इक्वल था और आई जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा। अब है जे मेरे पास, अब इसको देखना है कि ये किसके इक्वल है, तो जे और एच इक्वल हैं आपस में, अगेन एच इक्वल है, किस तरीके से बताती हूँ। जे है मेरे पास
2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0 और मेरे पास h जो है वो है 4602। ठीक है, तो जे में अब पहले हम लोग इसके ऑर्डर्स देख लेते हैं। तो इसका एक रो, यहाँ पे 2 रो, यहाँ पे 2 बाय, यहाँ पे 1 रो, यहाँ पे सेकंड रो, तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है। अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये भी 1 और 1 2 हो गए, तो 2 बाय, अब वर्टिकली देखना है तो 1 ये कॉलम और 1 ये कॉलम, तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है, तो दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट करना है, अब इनके करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है। तो 2 + 2 4 ये दोनों सेम, 4 2 6 ये दोनों भी सेम, 2 में से 2 निकालने तो 0 ये दोनों सेम, 2 + 0 करें तो 2 आता है, ये दोनों भी सेम, मतलब इनकी करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं J = H। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि H को हम E के इक्वल रखें या J के, तो H दोनों के इक्वल है, तो आप दोनों में से किसी के भी इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वल मैट्रिसेस। तो ये दो इक्वल मैट्रिसेस है, हमने इसका जो है A B C और D की वैल्यूज यहाँ से निकालनी है। तो आपको पता है इक्वल मैट्रिसेस में कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A + C = 0, यहाँ पे इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज है इसलिए इक्वल है। A + 2B = -7, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो C - 1, ये है उसकी करेस्पॉन्डिंग एंट्री, तो ये 3 है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे 4D - 6 = 2D है, तो यहाँ पे 2D लिखेंगे और इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब सबसे पहले हमने ऐसे इक्वेशंस को देखनी है कि जिसमें से आसानी से वैल्यूज निकल आएँ। जैसे थर्ड वाली इक्वेशन, यहाँ पे C की वैल्यू इजीली निकल आएगी और फोर्थ वाली इक्वेशन में से D की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और लिखेंगे C - 1 = 3, तो C = 3, यहाँ पे -1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आगे +1 हो जाएगा, विच इज इम्प्लाइज दैट C = 3 में 1 ऐड करें तो यहाँ पे बनेगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा C = 4। तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास 3 वैल्यूज निकालने के लिए रह गई, तो यहाँ पे हम D की वैल्यू निकालेंगे। तो D की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब 4 इक्वेशन थी 4D - 6 = 2D, तो यहाँ पे लिखेंगे 4D - 6 = 2D। अब जो D वाली वैल्यूज है उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो 4D ये राइट हैंड साइड पे है पॉजिटिव का, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो -2D, और ये -6 है तो इधर आके +6 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से 2 माइनस करें तो 2D = 6, विच इज इम्प्लाइज दैट, डिवाइड कर दे दोनों साइड पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। B.S का मतलब है बोथ साइड्स, ठीक है, आप फुल भी लिख सकते हैं लेकिन मैं B.S लिखा है। उसके बाद क्या है, विच इज इम्प्लाइज दैट 2 / 2 D आ जाएगा, 6 / 2 आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल, विच इज इम्प्लाइज दैट D = 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे D की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3, तो D की वैल्यू 3 आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें A और B की वैल्यू चाहिए, तो हम C की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जिसकी मदद से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं पुट C = 4 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है + C = 0 है, A + C की जगह पे 4 आ जाएगा = 0, A = -4, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये +4 है, राइट हैंड साइड पे आके ये -4 का हो जाएगा, तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमें चाहिए B की वैल्यू, तो B की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में मैं A की वैल्यू पुट करूँ तो B की वैल्यू मेरे पास इजीली आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पुट A = -4 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास A + 2B = -7, तो A की वैल्यू है -4 + 2B एज इट इज़ = -7। अब जो दो कांस्टेंट हैं -4 और -7, इन दोनों को अलग कर लेंगे, 2B - 7, ये लेफ्ट हैंड साइड पे -4 का, तो राइट हैंड साइड पे आके +4 का हो जाएगा, 2B = इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7 में से 4 निकालें तो -3 बचेगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो इसलिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा विच इज़ इम्प्लाइज दैट B इधर एज इट इज़ रह जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 / 2, तो ये B की वैल्यू है। तो A की वैल्यू हमारे पास आई है -4, B की वैल्यू आई है -3/2, C की वैल्यू आई है 4 और D की वैल्यू हमारे पास आई है 3। तो इस तरीके से आपने A B C D की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अगर आपका इस एक्सरसाइज 1.1 या डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमें सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो लाजमी कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।